नमस्कार साथियों, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, उस टॉपिक का नाम है क्रिया। और ये जो क्रिया टॉपिक है, हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से जिन एग्जाम में क्रिया टॉपिक आपके अगर सिलेबस में दिया हुआ है, तो क्रिया से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है, वो इस क्रिया में होती है। तो अब आप क्रिया से बिल्कुल ना डरे, क्रिया में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली। क्रिया टॉपिक को हम बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब आज तक जीवन में आपने जो क्रिया पढ़ी है, वो पढ़ी होगी अकर्मक और सकर्मक क्रिया। इसमें हम पूरा बेसिक से लेकर जितना डीप हो सकता है उतना जाने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक का नाम विद्यार्थियों क्या है? क्रिया है। क्रिया की हम परिभाषा के बारे में जानेंगे, क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जानेंगे, और क्रिया के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, है ना। देखो, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने लिखी हुई है। जिस शब्द या पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। विद्यार्थियों, क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। देखिए, अगर देखें तो क्रिया के जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, जैसे राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो इस वाक्य में जो क्रिया है वो क्या है? खेलता है क्रिया है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, जैसे नैना रोज स्कूल जाती है, तो जाती है यहाँ पर क्या है? क्रिया का काम कर रहा है। तीसरा जो वाक्य दिया है, मनोज ने अच्छा गाना गाया था, तो ये गाया जो यहाँ पर है, ये था जो है, ये सारी क्या है? यहाँ पर क्रियाएं हैं। तो देखो, सामान्यतः हम देखें तो क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी काम का करना या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो इन सब में किसी न किसी काम के करने का बोध हो रहा है। विद्यार्थियों, आगे देखते हैं, क्रिया के भेद भी जानेंगे। देखो, सामान्यतः हम पढ़ते हैं कि क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। तो हमने कई बार क्रिया पढ़ी है। अकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, सहायक क्रिया और तात्कालिक क्रिया। इन क्रियाओं के बारे में हमने सुना है। लेकिन विद्यार्थियों, और भी क्रियाएं होती है। अलग अलग आधार पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और वो जो कौन कौन से आधार है उनके ऊपर अभी हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। जितने भी आधार है उन सबको पढ़ेंगे, लेकिन और कुछ बेसिक जानकारी है, पहले उसको हम जान लेते हैं। देखिए, क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं विद्यार्थियों। और क्रिया एक विकारी शब्द है। क्या है? क्रिया एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता हो, परिवर्तन हो जाता हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं विद्यार्थियों। सॉरी, विकारी शब्द कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो देखिए, विकारी और अविकारी, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको दे देता हूं। देखो, अगर हम रूप के आधार पर देखें तो रूप के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो विकारी शब्द होते हैं। कौन से? विकारी शब्द होते हैं। और एक अविकारी शब्द होते हैं। इसके बारे में बताना चाह रहा था मैं आपको। अविकारी शब्द को ही हम अव्यय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यय। तो विकारक शब्दों के कारण या विकारक शब्दों की वजह से जिसमें परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी कहते हैं, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये विकारक शब्द कौन कौन से जो परिवर्तन करने का काम करते हैं? जैसे लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, और वाच्य है, पुरुष है। तो इन सब की वजह से चेंज होता है विद्यार्थियों, इसलिए इनको विकारक कहते हैं। विकारी शब्द किनको कहते हैं? जिनमें इन विकारकों की वजह से चेंज हो जाता है उनको विकारी शब्द कहते हैं। और इसमें जैसे एक तो संज्ञा टॉपिक आ जाता है, संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, और विशेषण आ जाता है, साथ ही में क्रिया आ जाती है। क्या आ जाती है? क्रिया। तो ये सब विकारी में आ जाते हैं। अविकारी में कौन कौन से आते हैं? तो अविकारी में 5 आते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 टॉपिक उसके अंतर्गत आ जाते हैं। और अविकारी का ही दूसरा नाम क्या मिलता है आपको? अव्यय। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, जो क्रिया है वो एक विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द का अगर अर्थ पूछा जाए
तो काम या किसी काम का किया जाना या होना क्रिया शब्द का अर्थ होता है। विद्यार्थियों, एक वैयाकरण है जिनका नाम है गुरु कामता प्रसाद। तो गुरु कामता प्रसाद जी क्रिया की क्या परिभाषा देते हैं वो आपके सामने है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो गुरु कामता प्रसाद के द्वारा जो परिभाषा दी गई है ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो एग्जामिनर होता है वो इस वैयाकरण का नाम देके पूछ लेता है कि गुरु कामता प्रसाद के अनुसार क्रिया की परिभाषा सही है या गलत है, ऐसे प्रश्न बनता है कई बार। तो ये परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए। आगे अगर हम देखें तो क्रिया जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। सामान्यतः क्रिया के अंत में ना आता विद्यार्थी, क्या आता है? ना आता है। जैसे सुरेश पढ़ता है, रमेश टॉपी खाता है, कलम मेज पर है, तो ये जिनको रेखांकित कर रखा है ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। देखो मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी और दे देता हूं कि क्रिया के अंत में क्या आता है। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, घूमना, फिरना, रोना, हंसना, धोना, इन सब के अंत में ना आ रहा है। क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो सामान्यतः क्रिया के अंत में ना आता है। और देखिए अगर इस क्रिया में से अगर हम ना को हटा देते हैं, क्या किसको हटा देते हैं? ना को हटा देते हैं, तो पीछे जो बचता है उसको हम बोलते हैं क्रियांश, क्रिया का अंश। और क्रियांश को इस संस्कृत में बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। और दूसरा रूप ऐसे लिख सकते हैं हम, यदि आप क्रियांश में या धातु में अगर ना जोड़ दो, क्या जोड़ दो? ना, तो वो क्या बन जाएगा? क्रिया बन जाएगा। तो देखो क्रिया में से यदि ना घटा दे तो क्या बचता है? क्रियांश या धातु। और यदि क्रियांश में ना जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी इसको हम जान लेते हैं। देखो संस्कृत में क्रिया के मूल अंश को क्या कहते हैं? धातु। और धातु को ही दूसरा नाम क्या मिलेगा आपको? क्रियांश। क्या? क्रियांश। अभी जो मैंने बात बताई, धातु के साथ ना लगने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। मैंने बताया ना सामान्यतः क्रिया के अंत में क्या आता है विद्यार्थियों? ना आता है। क्या आता है? ना आता है। लेकिन ना घटाने पर या उसमें से ना हटाने पर जो शेष बचता है उसको क्रियांश या धातु कहते हैं। देखिए धातु के साथ ना लगने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, ये तो बात होगी। क्रिया के मूल रूप को धातु या क्रियांश कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, खा, हंस, उठ, जैसे एक क्रिया थी विद्यार्थियों पढ़ना, अब इसमें से ना घटा दिया तो क्या बचा? पढ़, तो इसलिए क्रियांश बचेगा। लिखना क्रिया था, लिखना क्रिया में से ना को हटा दिया तो क्या बचा? लिख, इसलिए क्रियांश हो गया। खाना, हंसना, उठना आदि आ जाता है। इसके अलावा धातु या क्रियांश ये भी बता दिया मैंने, क्रिया में से ना, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं आपको। आगे देखो धातु दो प्रकार की होती है। अगर हिंदी में देखें हम, हिंदी में तो वैसे इसको हम क्रियांश बोलते हैं, संस्कृत में धातु कहते हैं। तो धातु कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। कौन कौन सी होती है? मूल धातु और यौगिक धातु। अब मूल धातु किसे कहते हैं? यानी कि वह धातु, धातु की जगह पर आपको क्रियांश भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है विद्यार्थियों? क्रियांश शब्द मिल सकता है। तो वह धातु जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती है, अर्थात जो स्वतंत्र होती है, वह मूल धातु होती है। तो मूल धातु की पहचान क्या है? कि वो स्वतंत्र होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर जा, खा, पढ़, चल, ये सब मूल धातुएं हैं। दूसरी होती है यौगिक धातु। वह धातु जिसका निर्माण मूल धातु में किसी प्रत्यय या किसी संज्ञा, विशेषण या के लगने से होता हो उसको यौगिक धातु कहते हैं। यानी कि यौगिक धातु मूल रूप से नहीं होती, उसमें या तो प्रत्यय जुड़ा रहता है या कोई विशेषण या कोई संज्ञा शब्द जुड़ा रहता है। यानी कि वह धातु स्वतंत्र नहीं होती। देखो मूल धातु क्या होती है? स्वतंत्र। लेकिन यौगिक धातु जो होती है वो स्वतंत्र नहीं होती है। जैसे चल, ये मूल धातु थी, लेकिन इसमें आ जुड़ गया चला, तो क्या बन गया? चला, आ प्रत्यय जुड़ गया विद्यार्थियों, तो इसलिए यौगिक धातु है। मूल धातु में प्रत्यय लगने से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुओं का निर्माण होता है। कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु का भी निर्माण हो जाता है। और मूल धातु में संज्ञा, विशेषण, प्रत्यय लगने से नाम धातु का निर्माण होता है। जो यौगिक धातु है, यौगिक धातु के चार उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? चार। एक तो इससे प्रेरणार्थक धातु या प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, दूसरी संयुक्त, तीसरी नाम धातु और चौथा अनुकरणात्मक। तो चार इसके भी उपभेद होते हैं। तो देखिए आपसे पूछा जाए धातु कितने प्रकार की होती है, तो आपको दो प्रकार बताना है। एक तो मूल बताना है
और एक यौगिक बताना है। अब यौगिक के भी 4 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। और 4 कौन कौन से होते हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये चारों प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु और अनुकरणात्मक होती है। अब क्रिया का क्या महत्व है, क्रिया हम क्यों पढ़ते हैं, क्रिया का क्या इंपॉर्टेंस है विद्यार्थियों, तो इस क्रिया के महत्व को जानेंगे। देखो, हिंदी में क्रियापद को वाक्य का आवश्यक अंग माना जाता है। आपसे पूछा जाए वाक्य का आवश्यक अंग कौन सा शब्द होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो 4 जब टॉपिक आपके सामने आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्रिया क्या होता है? इसका आवश्यक अंग होता है, क्योंकि क्रियापद से ही काम की पूर्णता का बोध होता है, या क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता है। आगे देखें, हर वाक्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रिया विद्यमान होती है। मतलब जब भी कोई हम सेंटेंस लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं, तो उसमें क्रिया मौजूद जरूर होती है, क्योंकि अगर क्रिया नहीं लिखोगे तो फिर वो वाक्य अधूरा रहेगा। वो केवल हम एक प्रकार से पदबंध कह सकते हैं उसको, वो वाक्य नहीं बन पाएगा। चाहे उसमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया विद्यमान रहती है, लेकिन क्रिया उसमें होती है। आगे, वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की स्थिति क्या है तथा क्या कार्य हो रहा है, इसका बोध भी किसके द्वारा होता है? क्रिया के द्वारा होता है। तो इतने सारे बिंदु निकल के आते हैं क्रिया के महत्व के बारे में। विद्यार्थियों, ये वेदांत क्लासेस के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। अभी तक आप विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है इसको भी आप प्रेस कर लें। जब भी कोई नया वीडियो आएगा किसी भी विषय के ऊपर तो आपके जो मोबाइल है उसमें एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस बेल को प्रेस करना ना भूलें। दूसरी बात, अगर आपको हमारे ये जितने भी लेक्चर लिए जा रहे हैं अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, और अपने जो साथी है उन सभी साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या किसी प्रकार का कोई ऐसा तथ्य है जिसके ऊपर हमें नया लेक्चर लेके आना चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं, तो हम आपके जो डिमांड है उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। विद्यार्थी आगे देखो, विद्यार्थियों अगर हम क्रिया के भेद की बात करें तो क्रिया के भेद जब हम बचपन से पढ़ते आए क्रिया को, तो क्रिया विद्यार्थियों 2 प्रकार की हमने पढ़ी अब तक। 2 कौन कौन सी? अकर्मक और सकर्मक पढ़ी। लेकिन आज विद्यार्थियों आप क्रिया को वास्तव में देखेंगे कि क्रिया के भेद कितने सारे होते हैं। तो क्रिया के भेद बहुत सारे होते हैं। इसका जो अध्ययन किया जाता है वो अलग अलग आधार पर किया जाता है। एक तो क्रिया को पढ़ते हैं हम काल के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ते हैं? काल के आधार पर पढ़ते हैं। दूसरा पढ़ते हैं रचना या संरचना के आधार पर। तीसरा पढ़ते हैं क्रिया को समापन के आधार पर, समापन के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। और एक पढ़ते हैं कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। तो इस प्रकार हम 4 आधार पर क्रिया के भेद करेंगे। ये क्रिया के भेद नहीं है, ये क्रिया के भेद करने का, क्रिया को वर्गीकृत करने के बेस है, उसके आधार है। तो 4 आधारों पर चर्चा करेंगे। काल के आधार पर क्रिया कौन सी होती है, रचना या संरचना के आधार पर क्रिया कौन सी होती है, कर्म के आधार पर क्रिया कौन सी होती है, और समापन के आधार पर क्रिया कौन सी होती है। तो इस प्रकार मैं आपको केवल इनकी बेसिक जानकारी दे देता हूं। विद्यार्थियों हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें आपको सारे एक एक आधार पर, जैसे काल के आधार पर क्रिया कौन कौन सी होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। और जिन विद्यार्थियों ने काल पढ़ रखा है उनका यहाँ काल के आधार पर जब क्रिया पढ़ेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। या जिन विद्यार्थियों ने काल नहीं पढ़ा है उनका काल टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे काल के आधार पढ़ेंगे ना आप, तो काल काल को इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस। तो टेंस भी आपका यहां से क्लियर होता है। इसी प्रकार रचना या संरचना के आधार पर क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं इनको हम पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर जो आप पढ़ते हैं अकर्मक और सकर्मक, इनको पढ़ेंगे। और समापन के आधार पर जो क्रियाएं होती है वो कौन कौन सी होती है इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। तो देखो, काल के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रियाएं होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। एक तो भूतकालिक क्रिया होती है, एक वर्तमान कालिक क्रिया होती है, एक भविष्यकालिक क्रिया होती है। और फिर इनके भी उपभेद है, भूतकालिक क्रिया के, वर्तमान कालिक के और भविष्यकालिक क्रिया के। साथ ही में जो रचना या संरचना के आधार पर क्रिया है तो ये लगभग हम इतने आधार पर इनके जो भेद करेंगे वो 8 भेद पढ़ेंगे विद्यार्थी। कितने भेद पढ़ेंगे? 8 भेद पढ़ेंगे।
और जो क्रम के आधार पे 2 है, अकर्मक और सकर्मक, और इनके जो भेद है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और समापन के आधार पे 2 है, कितनी है? 2, समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया। इन सभी आधार पर डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आपको यहाँ तक की हमारी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो धन्यवाद विद्यार्थियों, कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक यू मित्रों।